नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी प्रचंड प्रयास की पूरी टीम एक साथ प्रयास कर रही है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी माध्यम के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, और इसी प्रयास के साथ आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा कि IMF एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर काम करती है सभी देशों के लिए जो इसके सदस्य होते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको IMF के बारे में बताना चाहूँगी कि IMF की जो है स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश कितने हैं, इसकी क्या आवश्यकता है इसको स्थापित करने की, इसके कार्य क्या है, इसकी संरचनाएं क्या है, तो सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले IMF के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार की संस्था है और इसके क्या कार्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक सहायता, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कार्य करता है। आप देखिए, हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये आर्थिक सहायता के लिए काम करता है। इसका मतलब है इसके जितने भी सदस्य देश हैं वहां पर किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियां नहीं उत्पन्न हो, आर्थिक समस्याएं नहीं आए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रयासरत रहता है। सदस्य देशों के साथ अच्छा से अच्छा प्रयास बना रहे, उनके बीच सहयोग बना रहे, इसके लिए ये कार्य करता रहे। जब भी कभी किसी राष्ट्र के पास आर्थिक वित्तीय स्थिरता उत्पन्न होती है, वित्तीय समस्या उत्पन्न होती है, उनको लगता है कि हमारे पास फंड नहीं है हमें देश को चलाने के लिए, अक्सर बातें आती रहती हैं कि पाकिस्तान के पास फंड की कमी हो गई है और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाकर के वहां विनती कर रहा है कि आप हमें फंड दीजिए, परंतु उसको फंड मिलता नहीं है क्योंकि उस देश की जो विश्व पटल पर जो उस देश की स्थिति है, छवि है, वो धूमिल हो चुकी है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी उसको फंड देने को तैयार नहीं होता है। तो विश्व स्तर पर अपने देश की एक अच्छी छवि भी बनाना पड़ता है ताकि कभी भी हमें जब किसी जरूरत का सामना करना हो, किसी परेशानी का सामना करना हो, तो हमारे लिए कई सारे संगठन एक साथ खड़े हो जाते हैं। विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो विश्व स्तर पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है ये 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के साथ, और इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी, इसीलिए इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC यानी कि USA में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि किसी भी संगठन में कितने सदस्य देश एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य हैं। पहले 189 ही थे, परंतु अभी कुछ दिन पहले ही एक नए देश को इन्होंने अपने साथ शामिल किया है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में, उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। उनका क्या नाम है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा होती है वो सामान्य मुद्रा नहीं होती है, जैसे कि हमारी मुद्रा, भारत की मुद्रा को हम रुपया कहते हैं। जो विदेशों में कई कई जगहों पे डॉलर चलता है, कहीं पे युआन चल रहा है, कहीं पे यूरो चल रहा है, इस तरह के सभी देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं, कहीं पे दिनार चलता है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी एक मुद्रा बनाई है। क्यों आवश्यकता पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपनी एक मुद्रा बनाने की? उसके लिए सबसे सरल भाषा में अगर हम कहें तो सभी देशों को समानता के साथ हम वो जो है आर्थिक स्थिति उत्पन्न करा सके, इसके लिए वो जो है एक ही मुद्रा लेकर के चलते हैं जिसका नाम है SDR। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम SDR के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि SDR क्या होता है और SDR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापित करने की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य उसका यही है कि आर्थिक स्थिरता को संरक्षित करना, यानी कि विश्व पटल पर जो है एक आर्थिक
संयोजन बना रहे, आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसका मतलब है कि सभी देश एक साथ मिलकर के व्यापार कर सके। ऐसा ना हो कि कहीं पे देशों में व्यापार अत्यधिक मात्रा में हो रहा है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जैसे जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उस टाइम हमारा भारत बाहर के देशों से व्यापार नहीं करता था। जब 1991 में हमारा भारत वित्तीय स्थिरता से जो है वित्तीय संकट से जूझने लगा था, उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास मात्र 14 दिन का फंड बचा था कि हम कोई भी चीज आयात कर सकते हो। तो हम जाते हैं उनके पास, तो हम कहते हैं कि हम जो है हमें कुछ वित्त, कुछ आर्थिक जो है आपसे चाहिए लाभ। तो वो बोलते हैं कि देखिए हम आपको पूरी सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता करना ही हमारा उद्देश्य है, परंतु कुछ शर्तें हम जरूर लगाएंगे कि आपको जो अपनी अर्थव्यवस्था है, आपको अपने देश का जो ये बंद अर्थव्यवस्था आपने अपनाया है, इसको आपको खोलना होगा, आपको उदारीकरण करना होगा, निजीकरण करना होगा, आपको वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में आना होगा, तभी हम आपको आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तब हमारी मजबूरी हो गई थी कि हम जो है ग्लोबलाइजेशन में हिस्सा ले। तो ये जो है इनकी रणनीतियां होती हैं कि सभी देशों को एक साथ लेकर के चल सके ताकि किसी भी देश में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो। फिर आता है विश्व अर्थव्यवस्था की सुधार करना। मतलब कहीं कहीं देशों में ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्थाएं बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में, जैसे आप अफ्रीका में देख लीजिए, वहां पे अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे हालात है, बहुत छोटे छोटे देश हैं, परंतु सभी जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहे होते हैं। वहां पर जो है आर्थिक मुद्रा कोष जो है वो बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। उसका काम ही है वहां पे जाके वो रिसर्च करता है, देखता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, उनको आर्थिक जो है सहायता देता है ताकि वो लोग भी अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सके, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सके। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था में सहयोग करना। इसका एक ये भी उद्देश्य है कि हर देश की, विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ सहयोग करें। अगर किसी के पास कच्चा तेल है तो वो अन्य राष्ट्रों को उपलब्ध कराए, किसी के पास राशन खाद्यान्न ज्यादा हो रहा है तो वो तमाम राष्ट्रों को उपलब्ध कराए। ऐसे ऐसे जिनके पास जो भी सामान कहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज हम अपने ही देश में उगा लेंगे, हर चीज हम अपने ही भूमि पर उत्पादन उसका कर लेंगे, क्योंकि सभी के लिए स्थितियां और मौसम जिम्मेदार होते हैं, भूमि जिम्मेदार होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने देश में नहीं कर सकते हैं, अफ्रीका में नहीं हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकती हैं, यूरोप में ही हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हो सकती हैं, यूरोप में नहीं हो सकती हैं। तो हम ये जो है आर्थिक जो मुद्रा कोष है वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ सहयोग करें और एक दूसरों को वस्तुएं जो है उपलब्ध कराती रहे, आयात निर्यात सबका बैलेंस संतुलित बना रहे। आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। आर्थिक समानता, जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूं कि इसका काम ही है IMF का कि आर्थिक सहायता उत्पन्न कराना, ताकि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि विश्व में जितने भी देश हैं, कोई कुछ बहुत मतलब अमीर देश हैं, कुछ बहुत बड़े देश हैं, कुछ बहुत छोटे देश हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, तो सब में समानता बनी रहे, सब में स्थिरता बनी रहे। इसीलिए इसका एक ये भी उद्देश्य है कि आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। उसके बाद आता आर्थिक विकास को समर्थ बनाना। आर्थिक विकास को समर्थ बनाने में ये अपना पूरा योगदान देता ही रहता है। किसी भी राष्ट्र को अगर जरूरत पड़ती है, किसी भी राष्ट्र के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, तो वो IMF के पास ही जाता है और IMF उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो आर्थिक जो IMF है, इसके उद्देश्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। IMF के उद्देश्य, IMF के आकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कौन कौन से हैं। IMF के सदस्य देशों की संख्या लगातार बदलती रहती है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया। पहले 189 सदस्य देश थे और अभी वर्तमान में 190 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान में IMF के लगभग 190 देश हैं और IMF के संविधान के अनुसार इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और इसमें भारत भी शामिल है। मतलब IMF में 190 देश हैं और उनका एक अपना संविधान है IMF का, जिसके थ्रू हम जो है वहां की सदस्यता ग्रहण करते हैं और भारत भी IMF का सदस्य देश है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत इसका सदस्य देश है कि नहीं। अब क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इनके सदस्य देशों की, तो एक जो सबसे बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स का एक टॉपिक आ जाता है कि इसका जो रिसेंट, अभी जो वर्तमान में नया देश इसमें शामिल हुआ वो कौन सा है और वो क्यों शामिल हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो नया देश शामिल हुआ वो उसका नाम क्या है, अंडोरा।
अंडोरा यूरोप का एक देश है और IMF ने इसको शामिल किया गया है क्योंकि यह एक छोटा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है और वह अपने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए IMF की सहायता चाहता था। ऐसा नहीं है कि IMF ने खुद ब खुद जा करके बोला कि आप हमारे IMF में शामिल हो जाइए, ऐसा नहीं है। IMF ने खुद जो है आर्थिक सहायता की उम्मीद करता था, आर्थिक सहायता के लिए जो है मांग कर रहा था, तब इनको शामिल किया गया है। IMF के सदस्य बनने से अंडोरा की आर्थिक नीतियां और मार्गदर्शन की सहायता मिलती है जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। अब हम देखते हैं कि अंडोरा कितना छोटा राष्ट्र है। तो अंडोरा की जो जनसंख्या है वो मात्र 77,000 है, मात्र 77,000। सोचिए हमारे यहाँ तो अगर एक छोटा सा जो है कोई राज्य भी होगा तो उसकी भी 77,000 से ज्यादा होगी। तो अंडोरा की जनसंख्या मात्र 77,000 के आसपास है और यह एक छोटा देश है जो कि यूरोप में स्थित है और इनको आर्थिक सहायता की जरूरत थी। ये IMF से मांग कर रहा था कि हमको अपना सदस्य देश बना लीजिए ताकि हमें भी जो विश्व में जितनी भी आपसे लाभ सुनिश्चित हो सकते हैं वो हमें भी प्राप्त हो सके और हम अपनी आर्थिक स्थिति को और व्यवस्थित और सुदृढ़ बना सके, अपने राष्ट्र को विकसित कर सकें। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना कैसी है। किसी भी संगठन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो किन किन संरचनाओं से मिलकर के बना है, उसमें कैसे कैसे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, हर चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब देखते हैं कि IMF की संरचना तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बाद आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके बाद आते हैं स्टाफ, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में होते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये कौन होते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं वहाँ के जो वित्त मंत्री होते हैं मेनली वही होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और एक सहायक भी होते हैं जो वहाँ का जो प्रमुख बैंक होता है वहाँ के, जैसे अपने यहाँ RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उनको लिया जाता है। तो 2 लोगों को बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल किया जाता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो संस्था के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, परंतु कुछ निर्णय उनके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कौन से राष्ट्र को शामिल किया जाना है, कौन से राष्ट्र का निष्कासन किया जाना है। अगर इन चीजों का निर्णय लेना होता है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में 24 मेंबर्स शामिल होते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम इन्हीं लोगों का होता है। यही लोग पूरी IMF की जो संस्था है उसको चला रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो कि IMF में बहुत ही मुख्य भूमिका में काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF के सभी सदस्य देशों के केंद्रीय बैठक के रूप में काम करते हैं। तो जो वित्त मंत्री होते हैं RBI के गवर्नर्स होते हैं। अब RBI हमारे यहाँ तो जरूरी नहीं कि हर देश में RBI ही कहा जाएगा, सबके अपने अपने प्रमुख बैंकों का अलग अलग नाम होता है। वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं वो लोग जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में और उसमें जाकर के वो निर्णय लेते हैं और लगभग हर 1 साल 2 साल पे इनकी बैठक होती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में 24 सदस्य होते हैं जो IMF के प्रबंधन का नियंत्रण करते हैं। अभी मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मेन बोर्ड होता है IMF का जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं और ये मिल करके पूरी संस्था को चला रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टाफ मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का प्रमुख होता है और स्टाफ IMF के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, यानी IMF में जो भी तकनीकी सहायता प्रदान करना होता है वो स्टाफ मेंबर्स ही करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर के। विकास और अन्य संगठनाएं IMF अन्य संगठनों के साथ सहयोग करता है और आर्थिक विकास के क्षेत्र में काम करता है। IMF का काम ही है आर्थिक विकास के लिए काम करना। अब हम आते हैं कि IMF जो है वो किस प्रकार किसी को आर्थिक सहायता देता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आर्थिक दृष्टिकोण प्रमुखतः 2 पहलुओं पर केंद्रित होता है। हम ये पहलू के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार किसी को आर्थिक सहायता देता है। मतलब हमने बोला कि हमारे यहाँ फंड की कमी हो गई है और IMF ने तुरंत सहायता दे दी, क्या ऐसा है? या फिर वो थोड़ा सा उसमें कुछ रिसर्च वगैरह करता है, कुछ जांच करता है कि जो है इसमें वाकई में इनको सहायता की जरूरत है, तब वो देता है। इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वो आर्थिक सहायता देना उनका एक पहलू होता है और दूसरा आर्थिक नियोजन करना होता है। अब वो आर्थिक सहायता देते कैसे हैं ये देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण प्रदान करने के लिए निम्न चरणों का पालन करता है। ऐसा नहीं कि बस हमने मांगा और उन्होंने ऋण हमें उपलब्ध करा दिया।
तो वो किन किन चरणों का पालन कर रहा है? सबसे पहले आपको अनुरोध करना पड़ेगा। आप किसी से कुछ मांगने जाते हो तो आप उससे विनती ही करते हो ना कि आप भाई हमको इस चीज की जरूरत है, आप हमको ये चीज हम दे दीजिए। तो सबसे पहले किसी देश के वित्त मंत्री या सरकारी अधिकारी IMF से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते हैं, उससे विनती करते हैं, मांग करते हैं कि हमें आपसे कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत है। फिर IMF क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक अवलोकन। IMF ऐसे ही फंड नहीं दे देता है, ऐसे ही उनको सहायता उपलब्ध नहीं करा देता है, वो देखता है, IMF एक आर्थिक अवलोकन करता है ताकि यह निर्धारित कर सके कि क्या ऋण प्रदान किया जाना चाहिए या फिर देश ऐसे ही बोल रहा है, उसको लग रहा है कि बस सहायता मिल जाए किसी तरह से। तो ऐसा नहीं है, वो वहां पे जा करके अपने कुछ मेंबर्स को भेज करके आर्थिक अवलोकन करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें ऋण देना चाहिए या नहीं। उसके बाद आता है शर्तें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जब हमारे यहाँ 1991 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था तो IMF ने ऋण देने से पहले हमको हमारे सामने कुछ शर्तें रखी थी कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा, वैश्वीकरण को अपनाना होगा। इसी प्रकार की शर्तें वो किन्हीं भी देशों के सामने रखता है। IMF ऋण प्रदान करने के लिए विशेष शर्तें और नियम तय करता है। जो देश को ऋण का उपयोग कैसे करना है और क्या कदम उठाने होंगे वह तय करता है। मतलब वो ऋण तो देता है परंतु वो शर्तें रखता है, उसको जो जरूरत समझ में आती है कि इस देश से ये लाभ हो सकता है या इस देश में ये कमियां हैं, इनको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दूर किया जा सकता है, वो शर्तें रख देता है कि आपको हम ऋण तो प्रदान करेंगे परंतु आप ये काम नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे। तो जो भी उसको शर्तें, सब देशों का अलग अलग, सब देशों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, तो जो उनको समझ में आता है वो उस प्रकार की शर्तें रखते हैं। उसके बाद आते हैं कि अनुशंसाएं और निर्देश। IMF आर्थिक नीति और कदमों के लिए देश को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वो ऋण भी देता है, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस भी देता है, कुछ निर्देश देता है कि अगर आपको आर्थिक नीति और जो कोई भी आर्थिक नीति के लिए कुछ उनको सलाह चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए कि आप किस प्रकार अपनी आर्थिक नीति बनाएं ताकि आप भविष्य में आर्थिक संकटों से बचे रहें, तो इसके लिए IMF जो है निर्देश भी देता है सभी राष्ट्रों को। उसके बाद वो ऋण वितरण करता है। जब ऋण की मंजूरी दी जाती है तो IMF धन देश के खाते में ट्रांसफर करता है। इसके बाद देश ऋण के शर्तों का पालन करने के लिए काम करता है। मतलब जब उनको ऋण दे दिया जाता है तो वो उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद वो शर्त के अनुरूप देश जो है IMF के सदस्य बन जाते हैं और शर्त जो वो लगा के रखता है कि कुछ शर्त देता है कि इन शर्तों के अनुरूप आपको काम करना होगा, तो राष्ट्रों को उन्हीं शर्तों के अनुरूप काम करना होता है। उसके बाद आता है आर्थिक सहायता प्रदान करते समय निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। तो ऋण प्रदान करते हैं, आर्थिक सलाह देते हैं, आर्थिक अनुसंधान करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। ये मैं आपको समझा ही रही हूँ इतनी देर से कि ऋण वो प्रदान तो करते हैं परंतु आर्थिक सलाह भी देते हैं कि आप किस प्रकार से आर्थिक नियोजन को अपनाएं, किस प्रकार से आप अपने देश को विकसित करें, सहयोग की भावना रखें। वहाँ पे रिसर्च भी करता है जा करके कि किन किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं और किन किन समस्याओं से इनका निवारण किया जा सकता है। उसके बाद उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अभी अभी हमने पढ़ा विशेष आहरण अधिकार यानी SDR, जो कि IMF की मुद्रा है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये SDR होता क्या है, जो है विशेष आहरण अधिकार होता क्या है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं जानेंगे तो हमारा जो IMF को पढ़ने का जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम ये जानते हैं कि व्हाट इज SDR क्या होता है और किस प्रकार जो है SDR के थ्रू IMF हमें आर्थिक सहायता देता है। तो जो SDR है ये एक जो है पेपर गोल्ड इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसको करेंसी नहीं कह सकते हैं। ये रुपयों में नहीं होता है, डॉलर में भी नहीं होता है, ये केवल एक पेपर पे एक सर्टिफिकेट के तरीके से होता है, इसीलिए इसको हम पेपर गोल्ड कहा जाता है। और जो है अगर इसको थोड़ा संगठित तरीके से पढ़ें तो IMF द्वारा बनाए गए अंतरराष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है, यानी कि इसको केवल ये IMF ही जो है इसको यूज करता है और ये केवल सरकारों के लिए होता है और इसको आम जनता नहीं यूज कर सकती, किसी देश में भी ये लागू नहीं हो सकता। केवल आम सरकार को ये दिया जाता है एक पेपर के तरीके, एक सर्टिफिकेट के तरीके कि आपका IMF में इतना हिस्सा है। और ये तय कैसे किया जाता है कि SDR किसको कितना मिलेगा, तो ये तय इस पर होता है कि कौन सा देश IMF में कितना योगदान कर रहा है। देखिए IMF एक संस्था है, 190 देश है इसमें, तो इसके पास फंड आते कहाँ से होंगे। ऐसे तो है नहीं कि
अपना अलग से कोई बिजनेस कर रहा है, तो इसके पास फंड आते कहाँ से होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो इसमें जितने भी राष्ट्र हैं, इसके सदस्य देश हैं, वो सभी इसमें कुछ कुछ योगदान देते हैं, और वो योगदान जो देते हैं उनका भी कुछ नियम है। उसमें 25% जो योगदान होता है वो SDR के रूप में हो, वो मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में देना होता है। जो विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर है, यूरो है, कुछ 5 विदेशी मुद्राओं को जो है IMF में वो किया गया है कि प्रूफ किया गया है कि यही विदेशी मुद्राएं चलेंगी, तो उन 5 विदेशी मुद्राओं के रूप में ही SDR देना होता है, जिसमें 25% हम विदेशी मुद्रा के रूप में देते हैं योगदान, और 75% हम अपने करेंसी में देते हैं। यानी कि जैसे अगर भारत दे रहा है तो 25% डॉलर में देगा और 75% वो रुपए में देगा, है ना। तो इसी तरीके से उनके पास जो है फंड इकट्ठे होते हैं, उन्हीं फंडों से वो दूसरे राष्ट्रों की सहायता करता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे राष्ट्र एक ही तरह से या एक ही सीमा में फंड देंगे, क्योंकि भाई कुछ देश हैं जो बहुत ही छोटे हैं, कुछ देश हैं जो विकसित नहीं हैं, कुछ देश हैं जो विकासशील हैं, और कुछ हैं जो विकसित हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है। चाइना भी वैसे है तो विकसित ही, परंतु वो बोलता नहीं अपने आप को, वो बोलता है मैं विकासशील हूँ, तो इसलिए जो है उसको नहीं कह सकते हैं डेवलप्ड। ऐसे यूरोप के कंट्रीज तो बहुत सारे हैं जो डेवलप्ड हैं, इटली है, फ्रांस है, एशिया में आ जाए जापान है। तो ऐसे इन लोग जो भी योगदान देते हैं तो ये लोगों का योगदान ज़्यादा होता है वहाँ पर। अब जैसे हमारा भारत है और हमारे भारत की तरह और भी कंट्रीज हैं, उनका योगदान थोड़ा उससे कम होता है, और कुछ बहुत छोटे देश हैं जैसे अफ्रीका के ले लो, या फिर यूरोप में भी कुछ छोटे छोटे देश हैं, तो वो सभी जो योगदान देते हैं उनका और भी कम होता होगा। तो जो हम ये IMF ये डिसाइड करता है कि हम जितना भी योगदान दे रहे हैं, अगर 100 रुपए का योगदान दे रहे हैं तो उसमें 25 रुपए हम डॉलर में देंगे, या 5 जो है विदेशी मुद्राएं जो उसमें निश्चित की गई उनमें देंगे, और 75% हम जो है अपनी करेंसी में देंगे, जो भी हमारे देश में जो भी करेंसी चल रही होगी, ठीक है। तो IMF जो है, अगर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, IMF द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है, ये सदस्य देशों की अधिकृत रिजर्व को पूरा करते हैं और मुद्रा खरीदने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उनका मूल्य प्रमुख मुद्राओं की एक झोला पर आधारित होता है, और ये वैश्विक लिक्विडिटी को समर्थन देने में मदद करते हैं। अब वो झोला देख लेते हैं, झोला, बकेट उसको कहते हैं, उसमें कितनी मुद्राएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कितनी मुद्राएं हैं, और वो जो है किस प्रकार से IMF में शामिल हैं। तो जब IMF स्थापित किया गया था, उस टाइम में जो है केवल एक ही डॉलर ही था जो SDR में शामिल था, और कोई करेंसी नहीं चलती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र हैं और सबके पास डॉलर उपलब्ध करवाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो धीरे धीरे थोड़ा सा सहूलियत देते हुए ये सोचा गया कि नहीं, केवल डॉलर से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करेंसीज को हमें इसमें जगह देनी चाहिए। तो फिर हम इसमें कुछ और करेंसीज को ऐड करते हुए गए, और सबसे लेटेस्ट जो 2015 में ऐड हुई है वो करेंसी है चाइना की, युआन कहते हैं, या फिर उसको रेनमिनबी कहते हैं। तो जो चाइना की करेंसी है, इसको सबसे लास्ट में 2015 में भी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो जो सबसे पहली है US डॉलर, जो इसका वैल्यू है वो 41.73% ये योगदान देता है IMF में, सबसे ज्यादा योगदान इसका है। इसका मतलब है कि इसको जो वहां से वित्तीय आर्थिक सहायता मिलेगी वो भी सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है यूरोप में यूरो चलता है, वहां की जो यूरो है कई सारे देशों में यूरोप के जो है चलता है, इस वजह से बल्कि इसी पर यूरोपियन एक संगठन भी बनाया गया है, जितने कंट्रीज यूरो का यूज करते हैं वो सभी मिला करके बनाए हुए हैं। तो इसलिए इनकी जो करेंसीज है इनको भी ले लिया गया, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में ये करेंसी चल रही होती है। तो इनका जो योगदान है वो 30.93% है। तो इनको भी जो है जो वहां से जो सहायता मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। फिर आती है चाइनीज करेंसी, युआन भी इसको बोलते हैं, और वैसे इसको रेनमिनबी भी बोलते हैं। तो यहाँ की इनका जो योगदान है वो 10.92% है, और 10.92% भी एक बड़ा योगदान होता है। तो इनको भी वहां से जो आर्थिक सहायता मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। उसके बाद आते हैं जापान की येन जो करेंसी है वो जापान की है, और मैंने अभी बताया था जापान बहुत मतलब विकसित राष्ट्र है। तो इनकी जो है करेंसी को शामिल किया गया IMF में।
तो उसमें जो है इनका योगदान कितना है 8.33%, और 8.33% अगर इनका योगदान है तो इनको भी उस हिसाब से, इनको जो अगर वहां से वित्तीय सहायता की जरूरत होगी तो इनको भी वित्तीय सहायता ज्यादा उपलब्ध होगी। उसके बाद है ब्रिटिश जो पौंड, ब्रिटिश में पौंड चलता है तो पौंड को भी इसमें शामिल किया गया। उनका योगदान 8.09% है, और 8.09% होने की वजह से इनको भी वहां से वित्तीय सहायता ज्यादा मिलेगी। सबसे ज्यादा किसको मिलेगी तो यूरोप, सबसे ज्यादा किसको मिलेगी, यूएसए को मिलेगी, यानी कि अमेरिका को मिलेगी। उसके बाद आते हैं तो यूरोप के जो यूरो वाले कंट्रीज हैं वहां अगर उनका योगदान सबका एक जैसा है तो उनको मिलेगी। फिर आते हैं चाइना, फिर जापान, फिर ब्रिटेन, फिर उसके बाद और भी जितने भी कंट्रीज हैं 190 कंट्रीज हैं जिनका भी योगदान जितना जितना होता जाएगा उनको उसी हिसाब से वहां से जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। तो ये था आप लोगों के लिए एक IMF संगठन के ऊपर एक बढ़िया टॉपिक जिसको मैंने आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया। अब देखिए IMF एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। इसका बहुत बड़ा कार्य होता है। इसका सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना राष्ट्रों के बीच में। तकनीकी, अगर किन्हीं राष्ट्रों को जरूरत होती है तो ये तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। अगर जरूरत होती है तो ये जो है उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, प्लस उनको सलाह भी देता है कि आपको किस प्रकार आर्थिक नियोजन करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि IMF क्या है, IMF किस प्रकार से कार्य करता है, IMF के उद्देश्य क्या हैं, IMF की संरचना क्या है, IMF के सदस्य कितने हैं, IMF की स्थापना कब हुई। इन सभी विषयों पर हमने विस्तृत चर्चा की। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा हो कि हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा हो कि हम बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम जिन बच्चों तक पहुंचने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, गांव-गांव में बैठे हैं वो, इसलिए हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। जिन हिंदी माध्यम के छात्रों को हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी समस्याएं, जिनकी कठिनाइयां ज़्यादा हैं, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप वहां तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो हमारे चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर विजिट कर सकें और हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।